देश दुनिया की सुर्खियों से सजी देश डायरी के साथ हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी खबरें जो आपके जीवन से सरोकार रखती हैं। तो देर किस बात की, बिना एक मिनट जाया किए आइए पलटते हैं देश डायरी के पन्नों को और जानते हैं क्या है खास आज की देश डायरी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अपनी महक बिखेरने वाले कुसुम फूल की। जानेंगे कि क्यों उड़ीसा में आदिवासी भूखमरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। समझेंगे झारखंड कृषि विभाग की नई कृषि नीति के बारे में और साथ ही बताएंगे कि कहां दिव्यांग छात्रों को दी जाएगी जैविक खेती की ट्रेनिंग। महाराष्ट्र और कर्नाटका में होने वाले कुसुम फूल की खेती अब राजस्थान में भी की जा सकेगी। किसान कुसुम की खेती रबी की फसल के साथ या मेड़ लगाकर कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान की जलवायु कुसुम की पैदावार के लिए अच्छी है। हैदराबाद और महाराष्ट्र की तरह अब राजस्थान में भी किसान कुसुम की खेती कर सकेंगे। फिलहाल राजस्थान में कुसुम की पैदावार न के बराबर की जा रही है। कुसुम के पौधे में कांटे होने के कारण इसे किसान फसल के साथ साथ या खेत की मेड़ पर लगाकर फसल की रखवाली भी कर सकते हैं। यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पैदावार किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। साथ ही इसमें पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान की जलवायु कुसुम की पैदावार के लिए उपयुक्त है। वैसे इसकी पैदावार ज्यादातर महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद की पैदावार को देखते हुए जिले के 50 किसानों को हैदराबाद से कुसुम के बीज मंगवाकर वितरित किए गए हैं। मुनिगुड़ा देश दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन इस जगह के निवासी यहाँ के घने जंगलों के बीच काफी समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो है भूख की। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। ओडिशा की नियमगिरी पर्वत की तलहटी का एक छोटा सा कस्बा है मुनिगिड़ा। ये जगह अब देश दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ कुछ साल पहले नियमगिरी पहाड़ को बचाने के लिए आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी थी और जीती भी। पहाड़ और घने जंगलों के बीच यहाँ एक और लड़ाई चल रही है जो यहाँ के आदिवासी लड़ रहे हैं। वो है भूख के खिलाफ। उनकी खेती की जमीन पर यूकेलिप्टस, बांस और इमारती लकड़ियों के पौधे रोपे जा रहे हैं, जबकि वे अपने भोजन की सुरक्षा के लिए मिश्रित खेती को अपनाना चाहते हैं। दुनिया में जैविक खेती पर शोध करने वाले स्पेन के कृषि विशेषज्ञों ने जैविक कृषि पर आधारित फसलों का निरीक्षण किया। इनके द्वारा खेती करने के तरीके और लागत के अनुपात में पैदावार की जानकारी भी जुटाई जा रही है। स्पेन की कृषि विशेषज्ञ एस्थी ने मुजफ्फरनगर के बेहड़ा गांव ऑर्गेनिक फार्म पर पहुंचकर जैविक कृषि पर आधारित फसलों का निरीक्षण किया। स्पेन के किसान संगठन के लोग भारत में होने वाली नई पद्धति को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देख रहे हैं। उनके द्वारा खेती करने के तरीके, लागत के अनुपात में पैदावार की जानकारी भी जुटाई जा रही है। ऑर्गेनिक कृषि में कम लागत से अधिक उत्पादन कर में किसान के हालत को बेहतर बनाया जा रहा है। अस्ती ने कहा कि वह भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में जाकर जैविक खेती का निरीक्षण करेंगी। इन्होंने खेतों पर जाकर किसानों से ऑर्गेनिक खेती और कृषि की नई प्रणालियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यशाला शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के 75 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के 74 कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिन की कार्यशाला चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शुरू हो गई है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर गुरबच्चन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में कृषि विज्ञान केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान केंद्रों के चलते जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करने में कृषि विज्ञान केंद्रों की सराहनीय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कृषि व अन्य जरूरतों के लिए भूमि से अत्यधिक जल निकासी पंजाब व हरियाणा जैसे अधिक उत्पादन वाले राज्यों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इन्होंने पहाड़ी राज्यों के किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर नकदी फसलें उगाकर अपनी आर्थिकी बढ़ाने की बात कही है।
कृषि विभाग ने नई कृषि नीति 2016 का प्रारूप स्वीकृत कर दिया है। इसे अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दिया गया है। इस नीति में राज्य किसान आयोग और राज्य कृषि मूल्य आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड के कृषि विभाग ने नई नीति 2016 का प्रारूप स्वीकृत कर लिया है। इसे अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा के अनुरूप झारखंड में भी राज्य किसान आयोग की स्थापना की जाएगी। ये किसानों की आवश्यकताओं और शिकायतों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही जिला एवं राज्य प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा। प्रत्येक जिले के किसानों को आयोग का सदस्य भी बनाया जाएगा। इसी तरह राज्य में भी झारखंड कृषि मूल्य आयोग गठित किया जाएगा। यह आयोग जिला स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तरों पर किसानों के खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों की उन्नति के लिए लागत तय करेगा। नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद और नष्ट न होने वाले कृषि उत्पाद यानी कि फल और सब्जियों का मूल्य एवं लागत का निर्धारण करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसानों को कैशलेस, खुले में शौच ना करने और हरित राज्य बनाने की बात कही है और कहा है कि 31 मार्च 2017 तक पूरे राज्य को कैशलेस बनाने में सहयोग किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसानों से राज्य को कैशलेस और हरित बनाने का सहयोग मांगा है और कहा है कि अब किसान भाई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और राज्य को कैशलेस बनाने में राज्य सरकार का सहयोग करें। भारत का पहला कैशलेस राज्य झारखंड बने, इस दिशा में हम सब मिलकर कार्य करें। किसानों की समृद्धि और उनके चेहरे पर खुशहाली लाना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इसी में राज्य की खुशहाली निहित है। किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 2017-18 के बजट में विशेष प्रावधान करेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए 100% रोजगार सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान जनधन, रुपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपने अपने गाँव को खुले में शौच मुक्त करने में सहयोग देने की अपील की। अगले 3 माह में सभी किसानों को अपने अपने घरों में शौचालय बनाने की शपथ दिलवाई। इसके साथ ही बीज उत्पादक किसानों को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे हरियाणा के श्रवण एवं वाणी दिव्यांग स्कूल के बारे में। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। हरियाणा के गुड़गांव का एक स्कूल है जहां अब दिव्यांग स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक कृषि की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस स्कूल का नाम श्रवण एवं वाणी दिव्यांग स्कूल है। यहां के दिव्यांग स्टूडेंट्स में ऑर्गेनिक खेती स्किल डेवलपमेंट के लिए अगले सेशन से कोर्स भी शुरू किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का देश डायरी में। और देश डायरी के पन्नों में अगली खबर है हरियाणा से। हरियाणा के श्रवण एवं वाणी दिव्यांग स्कूल में दिव्यांग छात्रों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए स्कूल में ऑर्गेनिक खेती स्किल डेवलपमेंट के लिए अगले सेशन से कोर्स शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए यहां पर एक पॉली हाउस तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी 17 दिसंबर को करेंगे। हरियाणा के गुड़गांव का एक स्कूल है जहां अब दिव्यांग स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक कृषि की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस स्कूल का नाम श्रवण एवं वाणी दिव्यांग स्कूल है। यहां के दिव्यांग स्टूडेंट्स में ऑर्गेनिक खेती स्किल डेवलपमेंट के लिए अगले सेशन से कोर्स भी शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए एक पॉली हाउस भी तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी आगामी 17 दिसंबर को करेंगे। इसमें 2 पार्ट बनाए जाएंगे, एक भाग फल सब्जियों और दूसरे फूलदार कॉर्पोरेट्स में लगाए जाने वाले पौधे तैयार किए जाएंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा DDUGJY के तहत कृषि के लिए अलग से फीडर बनाया जाएगा। योजना के तहत नालंदा जिले में 20 कृषि फीडर बनाए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा DPR तैयार कर लिया गया है। नालंदा जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कृषि के लिए अलग से फीडर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाएगी। इसके तहत बिजली से चलने वाले पंप सेटों को कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस दिशा में काम चल रहा है। देखा जाए तो बिजली चालित पंप सेट से सिंचाई करने से किसानों को आर्थिक बचत होगी। अगर बात करें यहाँ के किसानों की, तो इनके सामने सिंचाई की एक बड़ी समस्या है। इस जिले के अधिकांश नलकूप बेकार पड़े हैं। ये सब देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय
उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के पटवन के लिए किसानों को 8 घंटे की बिजली देने की योजना बनाई गई है। कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को अलग से बिजली की आपूर्ति होगी। किसानों को इसके लिए अलग से बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमुच में कृषि विज्ञान मेले के दूसरे दिन कृषि तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को जैविक खेती में आय बढ़ाने के तरीके बताए। मध्य प्रदेश के नीमुच में 3 दिन तक चलने वाले कृषि विज्ञान मेले के दूसरे दिन कृषि तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इस कृषि विज्ञान मेले में फसल बीमा के प्रमाण पत्र लेने आए किसानों को अधिकारियों ने खेती के माध्यम से आय दोगुनी करने के तरीके बताए। कृषि विज्ञानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग करने की जानकारी दी। साथ ही उन्नत बीज और खाद का इस्तेमाल करने, जैविक खाद का उपयोग करने की भी जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने किसानों को कम पानी में अधिक फसल देने वाली फसलों को अपनाने की बात कही और साथ ही किसानों को मिट्टी का परीक्षण करवाने, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करने की जानकारी दी। मेले में इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, मछली, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी एवं स्टॉल भी लगाए गए। मेला स्थल पर खाद, बीज, मशीनरी, ट्रैक्टर, कीटनाशक, उर्वरक एवं अन्य कृषि यंत्र विक्रेताओं ने भी प्रदर्शनी लगाई। अब किसान गन्ने की खेती के साथ साथ प्याज की खेती भी कर सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के किसानों ने भी किया है। यहाँ के किसान प्याज और गन्ने की मिश्रित खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सातापायरी गांव के चौहान कृषि फार्म में उन्नत तकनीक से खेती की जा रही है। यहाँ 1 एकड़ में गन्ने के साथ प्याज की फसल ली गई। किसानों का कहना है कि इस बार एक साथ गन्ने और प्याज की नई किस्म लगाई गई है। इससे प्याज के लिए अलग से अतिरिक्त जमीन और सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। करीब 1.5 महीने में प्याज की रोप तैयार हो जाती है। राजस्थान के टोंक में बन रहे किसान ऑडिटोरियम का कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने निरीक्षण किया। ये किसान ऑडिटोरियम बिना किसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। राजस्थान के टोंक में बन रहे किसान ऑडिटोरियम का राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने निरीक्षण किया। इन्होंने इस दौरान वहां मौजूद कृषि विभाग के अधिकारियों और राजस्थान राज्य मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों से भी कार्य की प्रगति के बारे में सवाल किए। कहा कि हाल ही में जयपुर में हुई ग्लोबल एग्रीटेक मीट में किसानों को एक्सपोजर विजिट के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी देने के लिए किसान ऑडिटोरियम सही साबित होगा। अच्छी आमदनी ने किसानों का रुझान मशरूम की खेती के प्रति बढ़ा दिया है। सहारनपुर जिले में पिछले साल जहां 78 किसान इसकी खेती कर रहे थे, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 91 हो गई है। इस बार जिले में 500 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। परंपरागत खेती में बढ़ती लागत और घटती आमदनी ने किसानों का रुख कृषि विविधीकरण की ओर मोड़ दिया है। इसमें केवीके के तकनीकी सहयोग से मशरूम की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो यहाँ मशरूम की खेती करने वाले किसान बढ़कर 91 हो गए हैं। इस जिले में इस बार 500 टन से अधिक मशरूम उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। यहाँ साल भर मशरूम की खेती होती है। तो दोस्तों, देश डायरी में फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के किसान महासम्मेलन आयोजन के बारे में। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव सब्जी मंडी में हफ्ते भर के बाद व्यापारी और किसानों की चहल पहल शुरू हो गई है। थोक सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगले 2-3 दिन के बाद फिर से टमाटर के भाव में 30 से 40 रुपए तक की तेजी आने का अनुमान है। किसानों की नाराजगी को लेकर बंद पड़ी सब्जी मंडी में फिर से व्यापारी और किसानों की चहल पहल शुरू हो गई है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन बाद फिर से टमाटर के भावों में 30 से 40 रुपए की तेजी आने का अनुमान है। इसी बात से किसान और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी।
छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव सब्जी मंडी में हफ्ते भर के बाद व्यापारी और किसानों की चहल पहल शुरू हो गई है। थोक सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगले 2-3 दिन के बाद फिर से टमाटर के भाव में 30 से 40 रुपए तक की तेजी आने का अनुमान है। इसी बात से किसान और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। टमाटर के थोक व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने यहां टमाटर की उपज लेने वाले किसानों और व्यापारियों की शिकायतों को सुनकर दोनों पक्षों को नुकसान से उबारने के लिए पहल की है। आज अच्छे किस्म के टमाटर को 40 रुपए के बजाय 60 रुपए में खरीदा जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य महानगरों से आए टमाटर के थोक व्यापारियों का भी कहना था कि जिला प्रशासन की इस पहल से उनके साथ टमाटर किसानों को भी अच्छा लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के नानाखेड़ा स्टेडियम में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कृषि विशेषज्ञों ने डेमो देकर किसानों को पानी बचाने और पैदावार को बढ़ाने के तरीके बताए। मध्य प्रदेश के नानाखेड़ा स्टेडियम में किसान महासम्मेलन में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेती से जुड़ी हुई जानकारी दी और साथ ही किसानों को आय दोगुनी करने, कम पानी में ज्यादा उपज लेने, उपलब्ध संसाधनों से भंडार भरने के उपाय डेमो के साथ बताए। इन किसानों को खेती के आधुनिक संसाधनों से भी रूबरू कराया। जिले की तहसीलों से आए किसानों को कृषि विभाग की आत्म संस्था ने प्रशिक्षण दिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के अलावा जैविक और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने स्प्रिंकल और ड्रिप विधि से सिंचाई के बारे में बताया। विशेषज्ञों ने कहा कि इसका उपयोग कर 50% तक पानी बचाया जा सकता है, जिससे फसल को समान और एक ही मात्रा में पानी दिया जा सके। राजस्थान के दौसा जिले में कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर्स की रीडिंग अब रिमोट से ली जा सकेगी। इसके लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कृषि ट्रांसफार्मर्स में LPR मीटर लगाए जा रहे हैं। LPR मीटर लगाने के बाद ट्रांसफार्मर्स से यूनिट रीडिंग सही से ली जाएगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सभी कृषि कनेक्शंस के ट्रांसफार्मर में LPR मीटर लगाए जाएंगे। जिले में फिलहाल करीब 25,000 कृषि कनेक्शंस के ट्रांसफार्मर्स हैं, जिनमें से 3,000 में LPR मीटर लगे हुए हैं। अन्य ट्रांसफार्मर्स में भी ये मीटर लगाए जाएंगे। इससे ट्रांसफार्मर्स के मीटर्स की रीडिंग HHT के माध्यम से 100 मीटर दूरी से ली जा सकेगी। रीडिंग के बाद कंप्यूटर में प्रिंट भी लिया जा सकेगा। इससे कृषि उपभोक्ताओं का सही बिल आएगा। HHT से रीडिंग लेने के दौरान ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी होने का पता लगाया जा सकेगा, जिससे बिजली चोरी आसानी से पकड़ी जाएगी। किसान अब आलू की चिप्सोना प्रजाति को अपना रहे हैं ताकि आलू की खेती मुनाफे का सौदा साबित हो। इसके लिए आलू की इस नई प्रजाति को चिप्स बनाने वाली कंपनियां और ब्लड शुगर के मरीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मुरैना जिले के अंबा, पोरसा और जोरा क्षेत्र के किसान अब चिप्सोना प्रजाति को अपना रहे हैं। यहाँ आलू की फसल का रकबा बढ़कर पिछले 5 सालों में 6,000 हेक्टेयर तक जा पहुँचा है। अंबा, पोरसा व जोरा क्षेत्र के किसान पहले पुपड़ी बहार प्रजाति अपनाकर आलू उगाते थे, लेकिन इस प्रजाति का आलू कम समय ही टिक पाता है। सब्जी के लिए बेहतर पुपड़ी बहार आलू के चिप्स स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे नहीं बन पाते हैं। इसीलिए इस प्रजाति के आलू की किस्म को जिले के किसानों ने चिप्सोना प्रजाति के बीज से बदल दिया है। गोपालगंज जिले में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत 20 हेक्टेयर में गेंदे की खेती की जाएगी। उद्यान विभाग ने 20 हेक्टेयर भूमि में लूज फ्लावर्स के तहत गेंदे के फूलों की खेती की योजना तैयार की है। गोपालगंज में 20,000 हेक्टेयर भूमि में गेंदा फूल की खेती की जाएगी। इसके लिए जिले के उद्यान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में 20,000 हेक्टेयर भूमि में लूज फ्लावर के तहत योजना तैयार की है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों से गेंदा फूल की खेती के लिए आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 17 किसानों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इस योजना के लिए सरकार ने निर्धारित किया है कि योजना में किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50% यानी कि 20,000 रुपए अनुदान देने का निर्णय है। किसानों को नकदी आमदनी के लिए गेंदा के फूल की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। जिला उद्यान विभाग द्वारा जिले में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है।
दड़ौली में किसानों को उन्नत खेती के प्रति प्रेरित करने के लिए किसान कल्याण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आत्मा स्कीम के तहत आयोजित किए गए जिला स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम में किसानों को तकनीकी से जुड़ी जानकारियां दी गईं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के दड़ौली में किसानों को उन्नत खेती के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन किसान कल्याण विभाग ने किया, जिसमें कई कृषि विज्ञान और किसान मौजूद रहे। इसमें विशेषज्ञों ने समस्याओं के समाधान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की बात कही। साथ ही किसानों को जैविक खेती करने और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीकों को अपनाने में ज्यादा जोर दिया गया। इसके साथ ही पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं व देसी गाय पालन से होने वाले लाभ और खेती के उत्थान एवं किसान की आय बढ़ाने में मशीनीकरण के महत्व पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।